Good morning all of you, welcome to my channel. In previous video we already introduced the antibody structure, their molecular weight and their function. Now different type of the antibodies here: antibody A, antibody E, antibody G, antibody D, antibody M. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटीबॉडी G. एंटीबॉडी G है वो मोस्टली जब एक्टिवेट होती है जब हमें कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है. क्रॉनिक इन्फेक्शन मीन्स कोई 10 दिन से ज़्यादा कोई इन्फेक्शन कोज हो जाता है तो हमारी एंटीबॉडी जी एक्टिवेट हो जाती है. ये जो एंटीबॉडी होती है इसकी दो वैलेंसी होती है, मीन्स इसकी जो एंटीबॉडी ये है ऐसे इसका कोई स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, तो उसका ये वाला जो पोर्शन है ना दो एंटीजन से ये अटैच कर सकता है, मीन्स इसकी वैलेंसी 2 है. क्रॉनिक इन्फेक्शन के साथ साथ जैसे कि एंटीबॉडी जी है क्रॉनिक इन्फेक्शन शो करते हैं, वैलेंसी 3 होती है. ये एक मोनोमरिक स्ट्रक्चर है, ये इसका जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है एक एंटीबॉडी का ये इसकी मोनोमरिक फॉर्म है. क्या है? मोनोमरिक. एंटीबॉडी जी है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, नेम एज दैट एंटीबॉडी G1, एंटीबॉडी G2, G3 एंड द G4. एक्सेप्ट G3 all antibodies lifespan 23 but antibody G3 8 days. is that clear? अब ये हमारी कोई प्लासेंटा मेम्ब्रेन है, हमें इस एंटीबॉडी को मदर के अंदर डालना है. सारी की सारी जितनी भी एंटीबॉडी G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, ये ट्रैवल करके अंदर जा सकती है क्योंकि जो प्लासेंटा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. उस रिसेप्टर का नाम होता है FCNR. ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है इस एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करता है और इनको अंदर मूव करा देता है G1, G3 एंड G4. लेकिन एक्सेप्ट एंटीबॉडी G2 नॉट मूव इनसाइड, ये अंदर मूव नहीं करती. क्यों? क्योंकि जो G2 एंटीबॉडी है इसका ये रिसेप्टर है जो FCNR इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता. नाउ सेकंड एंटीबॉडी M की बात करते हैं. ये जो एंटीबॉडी M है ये सोल्यूबल फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है एंड ट्रांसमेम्ब्रेन फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है. फॉर्म में ये हमारी कोई टी सेल है, टी सेल का हमें पता है ये रिसेप्टर वगैरह प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करती है, ये जो एंटीबॉडी है वो ऐसे प्रेजेंट होती है ट्रांसमेम्ब्रेन. ये हमारी है IgM एंटीबॉडी. बट अगर ये ब्लड के अंदर है, ये हमारा कोई ब्लड स्ट्रीम है, अगर हमारी ये एंटीबॉडी हमारी जो ये IgM यहाँ ब्लड में प्रेजेंट है तो ये पेंटामरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी. पेंटामरिक फॉर्म मीन्स वो इस तरह से प्रेजेंट होगी. ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर J चेन प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी ऐसे अरेंज होती हैं 1 3 4 5 6. Look at this. जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर होती है मीन्स जब ये सोल्यूबल होती है, जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर होती है तो वो पेंटामरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है. बट वो अगर ट्रांसमेम्ब्रेन में प्रेजेंट है मीन्स वो मोनोमरिक फॉर्म में प्रेजेंट है. ये G चेन क्या है? G चेन कुछ नहीं है, G चेन हेल्प करता है पॉलीमराइजेशन में. किसमें? पॉलीमराइजेशन में. और ये एक 15 किलो डेल्टन और 134 अमीनो एसिड के सीक्वेंस से मिलके बना हुआ है और इट इज़ अ इवॉल्विंग अमीनो एसिड सीक्वेंस, इवॉल्विंग कंजर्व्ड सीक्वेंस है J चेन. मेन फंक्शन क्या होता है? IgM का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डिफेंस का. एंटीबॉडी G हो गया, एंटीबॉडी M हो गया. अब पढ़ते हैं एंटीबॉडी E. ये एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है एलर्जिक केस में एंड हाइपर सेंसिटिव केस में.
हाइपर सेंसिटिव केस में। वैसे तो जो एंटीबॉडी ई का जो डे है, जो लाइफ स्पैन है, वो सिर्फ 2 days है, बट हाइपर सेंसिटिव केस में इट स्प्रेड, ये जो 2 days से बढ़ के वो कितने हो जाता है, 30 days तक हो जाते हैं एंटीबॉडी ई का काम। और IgE का जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है मास्ट सेल पे, बेसोफिल सेल पे एंड इसेनोफिल सेल्स पे। एंटीबॉडी डी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, बट इसका कोई नो स्पेसिफिक फंक्शन, इसका तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं पता चला है। अब रहेगी एंटीबॉडी ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी ए ये डायमेरिक फॉर्म में होता है। डायमेरिक मीन्स इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। ऑल्सो हैव J chain similar like antibody M. When antibody A release out from vessel is consist of extracellular component. Look at this. ये हमारा डायग्राम देखो आप, ये हमारा कोई ब्लड वेसल है, मैंने एक एंटीबॉडी बनाई, ये हमारा कोई जे चेन है, ऐसे प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी, ओके। ये हमारी ब्लड के अंदर है, ब्लड में है, और हमें पता है जो ब्लड की जो इनर मोस्ट सेल है ना, इनर मोस्ट सेल का जो नाम है उसे आप क्या बोल सकते हो, एंडोथेलिकल सेल। इस एंटीबॉडी को, इस पोर्शन को, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउटसाइड द सेल आना होता है, आउटसाइड द वेसल कॉल्ड, इसे आप क्या बोल सकते हो, कॉल्ड ट्रांससाइटोसिस। जब ये एंटीबॉडी आउटसाइड द वेसल्स प्रेजेंट होती है तो आप इसे बोल सकते हो एंटीबॉडी एस मीन्स द सॉल्युबल। या आयो बच्चे देख रहा हो, ये एंटीबॉडी है जो ब्लड वेसल से बाहर आ चुकी थी, और ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो रेड कलर से शो हो रहा है, ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है जिसे आप सेक्रेटरी चेन और कंपोनेंट भी बोल सकते हो। ये जे चेन है पॉलीमराइजेशन जो सिमिलर टू द एंटीबॉडी एम की तरह होता है, और ये दो एंटीबॉडी को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, अटैच कर रहा होता है। जब हमारी एंटीबॉडी ब्लड वेसल से बाहर आ जाती है तो है तो एक प्रोटीन ही, तो मीन्स इस पे प्रोटीन वगैरह काम करेंगे, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है जो रेड कलर से शो हो रहा है, ये क्या करता है, इसको छुपा के रखता है एंटीबॉडी को, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव मास्कुलेटिक डाइजेस्टिव साइड में हमारा जो प्रोटीन है वो इस एंटीबॉडी को बचा के रखता है, इसको डिग्रेड होने नहीं देता।